सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमो नमः। प्रिय बच्चों, मैं कंचनमाला, संस्कृत अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शामीना रोड, लखनऊ। बच्चों, कक्षा 9 के ऑनलाइन क्लास में आज मैं आप लोगों को संस्कृत विषय पढ़ाऊंगी। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती से प्रथम पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि का भाग 1 पढ़ाया था। आज की कक्षा में हम लोग अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि का भाग 2। बच्चों, आज किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे ये हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, इसे पुनरावलोकन के तहत हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर पुनः संदर्भ व प्रसंग देखेंगे। पहले पुनरावलोकन देखेंगे, फिर संदर्भ व प्रसंग देखेंगे। उसके बाद गद्यांश 3, 4 और 5 के क का संस्कृत वाचन करेंगे। उसके बाद शब्दार्थ देखेंगे हम लोग और फिर हिंदी अनुवाद करेंगे। गद्यांशों का हिंदी अर्थ देखेंगे। उसके बाद पढ़ाए गए गद्यांशों में से हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य करने को दूंगी। तो चलिए सबसे पहले पुनरावलोकन में हम लोग देखते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं इसके बारे में बताया था कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं। बच्चों, प्रत्येक राष्ट्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व को परिलक्षित करते कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। ये मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था। वे कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हमारे देश भारत के, हमारे राष्ट्र भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ये मैंने बताया था आप लोगों को। पुनः एक बार जान लेते हैं। मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय पक्षी मयूर, राष्ट्रीय पशु व्याघ्र, राष्ट्रीय पुष्प कमल तथा राष्ट्रगान और त्रिवर्ण राष्ट्र ध्वज के बारे में बताया था। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या महत्व होता है ये मैंने बताया था कि किसी भी देश का राष्ट्रीय प्रतीक उस देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक गौरव गाथा को परिलक्षित करता है। उससे उस देश के राष्ट्र के गुणों का झलकता है, गुण झलकते हैं, उस देश के राष्ट्र के गुण झलकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत राष्ट्रीय पक्षी मयूर का वर्णन किया था। मयूर की क्या विशेषताएं हैं ये बतलाया था। वो हमारे राष्ट्र को क्या संदेश देता है ये बताया था मैंने। एक बार पुनः जान लेते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रीय पक्षी मयूर अत्यंत ही मधुर स्वर वाला होकर भी विषधरों को खाता है, सर्पों को खाता है, उसी प्रकार से हम राष्ट्रवासी, हम भारतवासी अपने मधुर व्यवहार, अपने मधुर वर्ताव, अपने मधुर कार्यशैली से दूसरों को मोहित करते हैं, परंतु जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता के विनाशक हैं उनका हम लोग संहार करने को सदैव तत्पर रहते हैं। ये सब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग आगे देखेंगे कि हमें गद्यांश 2 में
क्या पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग संदर्भ व प्रसंग जान लेते हैं। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में भी आप लोगों को संदर्भ बताया था कि गद्यांश का संदर्भ क्या लिखेंगे। तो हर गद्यांश का संदर्भ एक ही होगा। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि से उद्धृत है। प्रसंग संदर्भ यही लिखेंगे हम लोग। प्रसंग में मैं आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि हर गद्यांश का प्रसंग अलग अलग होगा। तो प्रसंग में हम लोग एक उदाहरण के रूप में मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्रीय पशु व्याघ्र का वर्णन किया गया है। ये एक उदाहरण है कि एक आप जिस गद्यांश को पढ़ेंगे उस गद्यांश में किसका वर्णन किया जा रहा है, इसे देखते हुए आप लोग प्रसंग लिखेंगे, लेकिन संदर्भ वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग गद्यांश का सबसे पहले गद्यांश 3 का संस्कृत वाचन करते हैं। गद्यांश 3 में हम लोग राष्ट्रीय पशु व्याघ्र के बारे में पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले संस्कृत वाचन करती हूँ। पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम्। व्याघ्रेषु चित्रव्याघ्रः बहुवैशिष्ट्य विशिष्टो विद्यते। को न जानाति चित्रव्याघ्रस्योजः पराक्रमं स्फूर्तिं च। एतज्जातीयाः व्याघ्राः अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्णरेखाः भवन्ति। व्याघ्रो असावतीव तीव्रधावकः सततसावहितः। संकटं विदुरादेव जिघ्रन् तदपनेतुं सचेष्टः। स्वलक्ष्यं वाप्तुं कृतिरतः। स्वसीम्नि एव पर्यटन् वन्यो जंतुर्विश्रुतो जगति। बच्चों, अभी मैंने संस्कृत वाचन किया। अब इस गद्यांश के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग देखते हैं। चित्रव्याघ्रः, पहला शब्द है चित्रव्याघ्रः, तो इसका अर्थ है चितकबरा बाघ। ओजः शक्ति। तीव्रधावकः, तेज दौड़ने वाला। वनेषु उपलभ्यन्ते, इसमें हम संधि विच्छेद करते हैं। वनेषु प्लस उपलभ्यन्ते, इसका अर्थ है वनों में प्राप्त होते हैं। सतत सावहितः, निरंतर सावधान। तदपनेतुं, उसे दूर करने के लिए। विदुरादेव, अधिक दूर से ही। स्वलक्ष्यं वाप्तुं, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। कृतिरतः, कार्यशील। विश्रुतः, प्रसिद्ध। तो बच्चों, ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे जिन्हें आप लोगों ने देखा। अब चलिए पुनः गद्यांश 3 पे चलते हैं और उसका हिंदी अर्थ जानते हैं। पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम्। पशुओं में, पशुओं में व्याघ्रः बाघ भारतस्य, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्रव्याघ्रः, व्याघ्रेषु बाघों में चित्रव्याघ्रः, चितकबरा बाघ। बहुवैशिष्ट्य विशिष्टो, बहुत विशेष विशेषताओं से विद्यते, युक्त है। को ना जानाति, कौन नहीं जानता है। चित्रव्याघ्रस्योजः, चित्रव्याघ्र का ओज, चितकबरे बाघ की शक्ति, बल। पराक्रमम, वीरता। स्फूर्तिं च, और स्फूर्ति, च मतलब और स्फूर्ति। एतत् जातीयाः, इस जाति के। व्याघ्राः, बाघ। अस्मद्देशस्य,
हमारे देश के वनेषु उपलभ्यन्ते, वनों में उपलब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखाः, एतेषां शरीरे, इनके शरीर पर स्थूल कृष्ण रेखाः, मोटी, स्थूल मतलब मोटी, कृष्ण रेखा काली रेखाएं भवन्ति होती हैं। व्याघ्रो असावतीव, ये बाघ बहुत अधिक तीव्र धावकः, तेज दौड़ने वाले, सतत सावहितः, निरंतर सावधान, सतत सावहितः, निरंतर सावधान। संकटम विदुरादेव, संकट को दूर से ही जिघ्रन सूंघ लेने वाले, संकट को दूर से ही सूंघ लेने वाले। तदपने तुम, उसे दूर करने के लिए सचेष्टः, प्रयत्नशील। स्वलक्ष्यम वाप्तुम, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृतिरतः, कार्यशील। स्वसीमनि, अपनी सीमा में, एव ही, पर्यटन, पर्यटन करते हैं, घूमते हैं, अपनी सीमा में ही घूमने वाले। वन्यो जंतुर विश्रुतो जगति, जगति संसार में, विश्रुतो प्रसिद्ध हैं, जंगली जानवर के रूप में। ये बाघ जंगली जानवर के रूप में विश्व में, संसार में प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, ये गद्यांश 3 का हम लोगों ने हिंदी अर्थ देखा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश 4। गद्यांश 3 में हमने राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब हम लोग गद्यांश 4 में राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में पढ़ेंगे, कमल के बारे में पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले संस्कृत वाचन करूंगी। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलमित्यादिनामभिः प्रथितं पुष्पम् अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतं। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधते, तस्य कोमलत्वं, मनोहरत्वं, विकासशीलत्वं, पवित्रत्वं चाभिलक्ष्यैव कविभिः तस्य बहुशः वर्णनं कृतं। न कश्चिन् महाकविः संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां वा विद्यते येनैतस्य पुष्पस्य महात्म्यं न गीतं। देवानां स्तुति प्रसंगे दिव्यकरचरणादीनाम् अंगानां मानव हृदयस्य चोपमानीकृतं सत् सांस्कृतिकं महत्त्वं बिभर्ति। पुष्पमिदं शरद ऋतौ मनोहरं पुष्पमिदं यत्र तत्र जलसंकुलेषु तडागेषु सरस्सु चानायासेनोत्पद्यते वर्धते। रविकरनिकर संसर्गात् प्रस्फुटति पंके जायते पंकजं जलसंयोगं शरत्कालञ्चावाप्य वर्धते शोभते च। तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः सौविध्यमुपयुक्तावसरं च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमत इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। बच्चों, अभी मैंने गद्यांश 4 का संस्कृत वाचन किया। अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है प्रथितम, अर्थात प्रसिद्ध। विभर्ति, धारण करता है। रविकर निकर संसर्गात, सूर्य की किरणों के संपर्क से। प्रस्फुटति,
विकसित होता है। पंके कीचड़ में। पवित्रत्वंचाभिलक्षेव, इसमें हम लोग संधि विच्छेद देख लेते हैं। पवित्रत्वम प्लस च प्लस अभिलक्ष्य प्लस एव, और इसका अर्थ है और पवित्रता का विचार करके ही। ये नहीं तस्य, इसमें भी ये संधि विच्छेद देख लेते हैं। येन प्लस एतस्य, ये नहीं तस्य, इसका अर्थ है जिसने इसको। जल संकुलेषु, अर्थात जल से भरे हुए। सौविध्यम, अर्थात सुविधा। ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे जिसे मैंने आप लोग गद्यांश 4 से बताया। अब वापस हम लोग गद्यांश 4 पे चलते हैं और इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। मैं पुनः संस्कृत शब्दों के साथ उसका हिंदी अर्थ बताती हूँ। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम। कमल सरसिज, कमल सरसिज पद्म पंकज। शतदल मित्यादि नामाभिः, शतदल मित्यादि नामभिः। शतदल कमल है, सरसिज है, पद्म है, पंकज है, शतदल, ये सब कमल के नाम हैं। इत्यादि नामों से प्रथितम, प्रथितम का अर्थ है प्रसिद्ध, इत्यादि नामों से प्रसिद्ध। पुष्पम अस्माकम, पुष्प फूल। अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन, अस्माकम मतलब हम लोगों के, राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, स्वीकृतम स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधते, राष्ट्रीय पुष्प के यश को धारण करता है। कौन धारण करता है? कमल। जो कमल सरसिज पद्म पंकज शतदल इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है, वह हमारे राष्ट्रीय पुष्प के यश को धारण करता है। तस्य कोमलत्वम, उसकी कोमलता। मनोहरत्वम, मनोहरता। विकासशीलत्वम, विकासशीलता, विकासशीलत्वम, विकासशीलता। पवित्रत्वंचाभिलक्षेव, च पवित्रता, च मतलब और, पवित्रता को अभिलक्षित करके, लक्ष्य करके, कवि भी है, कवियों के द्वारा। कोमलता को, मनोहरता को, विकासशीलता को और पवित्रता को लक्ष्य करके कवियों के द्वारा तस्य उसका बहुशः वर्णनम कृतम, अर्थात बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। उसका बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? कमल का। कमल का कवियों ने बहुत प्रकार से वर्णन किया है। ना कश्चिन महाकवि संस्कृत भाषायाम हिंदी भाषायाम वा, संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में, वा हिंदी भाषायाम हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में अथवा हिंदी भाषा में, ना कश्चिन महाकवि कोई महाकवि नहीं है, जिन्होंने विद्यते हैं, जिन्होंने येन तस्य, येन इस जिनके द्वारा, तस्य पुष्पस्य इस पुष्प का, महात्म्यम न गीतम महत्व का गान न किया गया हो। संस्कृत भाषा में अथवा हिंदी भाषा में कोई महाकवि ऐसे नहीं है जिन्होंने कमल पुष्प का गान न किया है, उसके महत्व का गान न किया है। देवानाम स्तुति प्रसंगे, देवताओं के स्तुति के अवसर पर जब हम प्रार्थना करते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं, गाते हैं स्तुति, उस अवसर पर दिव्य कर चरणादि नामंगानाम, दिव्य कर चरणादि नामंगानाम, अर्थात दिव्य सुंदर, कर हाथ, चरण पैर आदि अंगों के, देवताओं के सुंदर हाथ पैर आदि अंगों के, और च और मानव हृदय का, उपमानी घृतम, उपमान का प्रयोग किया गया है, उपमान के रूप में प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? कमल का।
सत सांस्कृतिकम महत्वम बिभर्ति पुष्पम इदम इदम पुष्पम, यह पुष्प सत सांस्कृतिकम महत्वम बिभर्ति, अर्थात यह पुष्प सुंदर सांस्कृतिक महत्व को बिभर्ति मतलब धारण करता है। शरद ऋतु, शरद ऋतु, शरद ऋतु में मनोहरम पुष्पम इदम, मनोहर पुष्प, यह मनोहर पुष्प शरद ऋतु में यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, जल संकुलेषु, जल से भरे हुए, तडागेषु, तालाबों में, सरस्सु, सरोवरों में, चानायासेनोत्पद्यते, और तालाबों में और सरोवरों में अनायासेन उत्पद्यते, सरलता से उत्पन्न हो जाते हैं, और वर्धते, उत्पन्न भी हो जाते हैं और वर्धते, बढ़ते हैं। रविकर निकर संसर्गात, रविकर सूर्य, सूर्य के किरणों के संसर्ग में आने से प्रस्फुटति, और क्या करते हैं, सूर्य के किरणों के जब संपर्क में आते हैं तो विकसित हो जाते हैं अर्थात खिल जाते हैं। पंके जायते, पंख में जन्म लेने के कारण, पंख में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंकज कमल, जल संयोगम शरत कालंचावाप्य, जल संयोग से, जल में मिलने से, पानी के मिलने से, और शरत काल से, शरद ऋतु से क्या करते हैं, वर्धते शोभते, शरद ऋतु को पाकर और जल का संयोग पाकर वर्धते बढ़ते हैं, शोभते शोभित होते हैं। और तथैव उसी प्रकार से, जिस प्रकार कमल के बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार कीचड़ में जन्म लेने पर वे जल के संपर्क से और शरद ऋतु के संपर्क से बढ़ते हैं और शोभित होते हैं, तथैव उसी प्रकार से कस्मिश्चित कुले, किसी कुल में, किसी भी कुल में, जातः उत्पन्न जनः मनुष्य स्वाविध्यम उपयुक्ता अवसरंच, स्वाविध्यम उपयुक्ता अवसरंच, स्वाविध्यम सुविधा और उपयुक्त अवसर पाकर, सुविधा और उपयुक्त अवसर पाकर, लब्ध्वा पाकर, वर्धितुम, वर्धितुम बढ़ते हैं, बढ़ने में समर्थ होते हैं, क्षमत समर्थ होते हैं। तत्पुष्प से, इस पुष्प का राष्ट्र कृते संदेशः, राष्ट्र के लिए यही संदेश है। राष्ट्र को कमल पुष्प क्या संदेश देता है कि जिस प्रकार कीचड़ में जन्म लेने के बाद वह जल का संयोग पाकर, शरद ऋतु पाकर बढ़ता है, शोभित होता है, उसी प्रकार किसी भी कुल में उत्पन्न मनुष्य सुविधा और अवसर पाकर आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग गद्यांश 5 को देखते हैं। पहले मैं संस्कृत वाचन करती हूँ। गद्यांश 5 में हम लोग राष्ट्रगान के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रगान के बारे में पढ़ेंगे। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयमेकं गानं भवति, तदैव राष्ट्रगान संज्ञया अवबुध्यते। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति, महत्स्ववसरेषु तद्गानं गीयते। यदि कश्चिदन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम् आगच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम् अस्मद्राष्ट्रगानं च वादकैः वाद्यते। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम् आवश्यकम्। विद्यालयेषु प्रार्थना अनन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। अब इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अबबुध्यते, अबुध्यते अर्थ है जाना जाता है। महत्सु बड़े। समापने समाप्त होने पर। विश्रुतः प्रसिद्ध, विश्रुतः प्रसिद्ध। ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब हम लोग गद्यांश 5 के का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। बच्चों यहाँ राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में मैंने पढ़ाया है, आगे की कक्षा में
5 का ख पढ़ाऊंगी। तो अभी हम लोग ने संस्कृत वाचन किया, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां, सर्वेषां सभी स्वतंत्र देशों के स्वकीयमेकं गानम भवति, अपना एक गान होता है, भवति होता है, तदैव उसे ही राष्ट्रगान संज्ञा बुध्यते, राष्ट्रगान की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का, स्वराष्ट्रगानम अपने राष्ट्रगान का सम्मानम करोति, सम्मान करता है। महत्स्ववसरेषु, बहुत महान अवसरों पर, तद्गानम उस गान का गीयते गाया जाता है। किस गान को गाया जाता है? हमारे राष्ट्रगान को गाया जाता है। यदि कश्चिद अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं, कश्चिद अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं, किसी अन्य देश का राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो हमारे देशम आगच्छति, देश में आते हैं, तदा तब उसके सम्मानाय, सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगानस्य अस्माद् राष्ट्रगानम, तस्य राष्ट्रगानम, पहले तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जो आते हैं उनके देश का राष्ट्रगान, तथा अस्मद् राष्ट्रगानम, हमारे देश का राष्ट्रगान, और हमारे देश का राष्ट्रगान वादकैः वाद्यते, वादकों के द्वारा बजाया जाता है। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम आवश्यकम, बहुत सारी सभाओं के समाप्ति पर, सभाओं के समाप्ति पर क्या उस गान का गायन आवश्यक है, राष्ट्रगान का गायन आवश्यक है। विद्यालयेषु प्रार्थनानंतरम, विद्यालयों में प्रार्थना के पश्चात प्रतिदिन राष्ट्रगानम गीयते, राष्ट्रगान गाया जाता है। विद्यालयों में प्रार्थना के पश्चात प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। तो ये गद्यांश 5 का था, जिसमें कुछ थोड़ा सा मैंने राष्ट्रगान के बारे में बताया है। आगे की कक्षा में राष्ट्रगान के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय पशु व्याघ्र के बारे में बताया, राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में बताया, और राष्ट्रगान का संक्षिप्त परिचय दिया है। अब इससे संबंधित हम लोग अभ्यास कार्य जान लेते हैं कि आप लोगों को क्या अभ्यास कार्य करना है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांशों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैंने आप लोगों को संदर्भ बता दिया है कि संदर्भ में आप लोगों को क्या लिखना है कि यह प्रस्तुत गद्यांश हमारे संस्कृत गद्य भारती पुस्तक के प्रथम पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि से उद्धृत है। तो ये प्रसंग संदर्भ लिख देंगे आप लोग। फिर प्रसंग लिखेंगे, जिसका जो प्रसंग होगा जिस गद्यांश का। तो 2 गद्यांश मैंने आप लोगों को दिए हैं, पशुषु व्याघ्र जंतु विश्रुतो जगति। ये देखेंगे आप लोग किस गद्यांश में ये है, वहां से लेकर यहाँ तक का आप लोग ससंदर्भ अनुवाद करेंगे। फिर दूसरा मैंने दिया है, देखेंगे आप लोग किस गद्यांश में सर्वेषां है और गीयते यहाँ तक है, वहाँ तक का आप लोग ससंदर्भ अनुवाद हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अर्थ जो मैंने आप लोगों को गद्यांश का हिंदी अर्थ बताया है वो आप लोगों को लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है राष्ट्रीय पुष्प कमल की विशेषताएं बताएं। मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय पुष्प कमल की विशेषताएं बताई हैं, तो ये प्रश्न है, आप लोग इसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय पशु व्याघ्र की विशेषताएं लिखिए। तो दोनों आप लोगों को बताएं, राष्ट्रीय पशु व्याघ्र की विशेषताएं क्या क्या हैं और राष्ट्रीय पुष्प कमल की विशेषताएं क्या क्या हैं। ये आप लोगों को अभ्यास कार्य करने हैं। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि का भाग 2 पढ़ाया है। इसमें मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु व्याघ्र, राष्ट्रीय पुष्प कमल तथा राष्ट्रगान के बारे में बताया है। बच्चों, आप लोग
इस समस्त पाठ्य सामग्री को दीक्षा एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं। ये दीक्षा एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। बच्चों, आप लोग दीक्षा एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं या iOS से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वहाँ पे आप लोगों को सभी संबंधित प्रश्न तथा पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों, इसे वीडियो यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के विभाग के यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग सब्सक्राइब करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये आज का यहीं समाप्त होता है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आगे की कक्षा में हम लोग फिर मिलते हैं तथा अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीक कहानी भाग 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।